उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसी गलती लोग कर चुके हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे आपको और बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पीएनपी प्रोग्राम रिलेटेड ही लिस्ट है। चलिए अब हम नजर मार लेते हैं कि जून 2023 से अब तक इस प्रोविंस के थ्रू कितने इन्विटेशंस गए हैं और कितने ड्रॉज हुए हैं। विद इन 2 बिजनेस डेज आपको एक और लिंक आएगा जिसमें आपको रिमेनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मेरे प्यारे YouTube फैमिली मेंबर्स, अब तक हम बहुत इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर कर चुके हैं ऑन वेरियस एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफ प्रोविंसेस जैसे कि अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, ओंटारियो, न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कोशिया एंड न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। आज हम एक और नए प्रोविंस के बारे में बात करने वाले हैं विच विल बिकम अ पार्ट ऑफ बंडल ऑफ नॉलेज ऑन ऑल दीज प्रोविंसेस, और वो प्रोविंस का नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। Now guys, this is the map of Prince Edward Island. Now it is located on north of Nova Scotia and north and eastern side of New Brunswick. Now the capital city of Prince Edward Island is Charlottetown. Now there is a very strong reason why Prince Edward Island is actually called an island. क्योंकि अगर आप ये एक ब्रिज देख पाएंगे, ये एक ही ब्रिज है जो कि इस आइलैंड से कनेक्ट करता है और इस ब्रिज का नाम है कॉन्फिडरेशन ब्रिज। ये न्यू ब्रुंसविक को प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से कनेक्ट करता है और ये एक ही रास्ता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ जाने का थ्रू लैंड। नाउ दिस ब्रिज इज क्लोज टू अबाउट 12.9 किलोमीटर्स टू 13 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, विच इज प्रीटी बिग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की एज ऑफ नाउ करंट पॉपुलेशन इज क्लोज टू 1,75,000, बट पिछले 2 साल से इस प्रोविंस की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है एंड द मेजर रीजन फॉर दैट इज इनफ्लक्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल मूविंग टू प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, बिकॉज कंपैरिजन में अगर देखा जाए यहां पे पीआर लेना काफी आसान है और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो अगर आप ओंटारियो में 1 अपार्टमेंट बेडरूम ले रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली $1,800 to $1,900 पड़ेगा अगर मैं बेसमेंट की बात करूं, और वही आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सेम साइज का अपार्टमेंट लेते हैं, बेसमेंट में अगर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपकी $1,100। सो दैट्स अ डिफरेंस ऑफ ओवर $800, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर बहुत ज्यादा बन जाता है। उसके अलावा हमारा एक और बहुत बड़ा एक्सपेंस, रेगुलर एक्सपेंस जो रहता है वो है कार इंश्योरेंस का। कार इंश्योरेंस हमें सबको पता है कि कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है, बट जो ये प्रोविंस है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, वहां पे रिलेटिवली काफी कम है, और काफी कम का कहने का मतलब है एटलीस्ट 1/3 का डिफरेंस है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं और प्रोविंस में आपको $200 की पड़ती है तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली सिर्फ $60 की पड़ेगी। सो इतना बड़ा डिफरेंस है ऑन दी कॉस्ट एज वेल। चलिए अब हम जल्द से इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो यह कि इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए आपको आइल्स में सिर्फ CLB 4 चाहिए, बट इसमें भी कुछ केसेस में एग्जेम्पशन मिल जाती है कि आपको आइल्स ना देनी पड़े। वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो किन केसेस में पॉसिबिलिटी है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इसमें कोई भी एक्सप्रेस एंट्री CRS पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपकी एज एनीवे बिटवीन 18 ईयर्स टू 59 ईयर्स है, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। चौथा हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पिछले 5 साल में। और पांचवा और सबसे बढ़िया बेनिफिट इस प्रोग्राम का यह है कि ऑल नॉकआउट्स एंड ऑक्यूपेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अब जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड स्किल्ड वर्कर्स स्ट्रीम। नाउ दिस प्रोग्राम इज अ पॉइंट सिस्टम ग्रिड, मतलब ये कि आपको इवेल्युएट किया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ एज, लैंग्वेज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं और वहीं पे डिटेल में समझाऊंगा कि इनका पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। सो गाइज लेट्स डिस्कस अबाउट द एज फर्स्ट। इसमें आपको पॉइंट सिस्टम ये बता देता हूँ। अगर आपकी एज 18 to 24 है, यू गेट 7 पॉइंट्स। इफ़ योर एज इज़ बिटवीन 25 to 44, यू गेट 15 पॉइंट्स। इफ़ योर एज इज़ 45 to 49, यू गेट 10 पॉइंट्स। एंड ओवर 49 यू डोंट गेट एनी पॉइंट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने भी पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ, कि एग्जैक्टली आप कितने पॉइंट्स इसमें गैदर कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें मिनिमम पॉइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, या पिछले कुछ ड्रॉज में यहाँ पे मिनिमम पॉइंट्स क्या चल रहे हैं। एज कैटेगरी में द मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन गेट इज़ 15। सो अगर आपकी एज 25 to 44 है, यू गेट 15 पॉइंट्स।
सो गाइज ये हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की डिटेल्स हैं। इसमें अगर आपके CLB 9 या 10 आते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, CLB 8 है तो आपको 17 पॉइंट्स, CLB 7 में आपको 15 पॉइंट्स, CLB 6 में आपको 10 पॉइंट्स, CLB 5 में आपको 5 पॉइंट्स और CLB 4 में आपको 0 पॉइंट्स। बट अगर आपके CLB 4 आते हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के लिए, आप तब भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। द मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन गेट इज 20। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पे अगर आपके मास्टर्स है तो आपको फुल 15 पॉइंट्स मिलते हैं। पोस्ट सेकेंडरी एकेडमिक डिग्री मिनिमम ऑफ 3 ईयर स्टडी, मतलब कहने का 12th के बाद आपके 3 साल की एजुकेशन है तो आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके 12th के बाद 1 ईयर की स्टडी है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ 12th की है तो उस केस में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम पॉइंट्स आपके 15 हैं। मगर आई सजेस्ट अगर आपके पास 12th के बाद 2 इयर्स की स्टडी है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट बनेगा। 1 ईयर की स्टडी हो सकता है उससे आप एलिजिबल ना हो, तो आई सजेस्ट अगर आपको 2 ईयर की स्टडी है आफ्टर 12th दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपको 6 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री में देन यू विल गेट 20 पॉइंट्स। यहाँ पे लिखा है इन और आउटसाइड कनाडा कहीं भी हो तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। 4 to 6 इयर्स 15 पॉइंट्स, 2 to 4 इयर्स 10 पॉइंट्स एंड अप टू 2 इयर्स है, 2 इयर्स या 2 इयर्स से कम है तो कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस कैटेगरी में मैक्सिमम पॉइंट्स जो मिल सकते हैं आपको वो है 20। फिर आए थे हम अपने अगले पॉइंट अडेप्टेबिलिटी पे। यहाँ पे अगर आपके स्पाउस ने भी लैंग्वेज एबिलिटी का एग्जाम दिया है और उनके CLB 6 आए हैं तो उस केस में आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है या क्लोज फैमिली मेंबर है जो कि पिछले 12 मंथ से कंटिन्यूसली प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रह रहे हैं और वो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं तो उसके भी आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके स्पाउस के पास पिछले 5 साल में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे वो आपके साथ अपने होम टाउन में ही रहते हैं, फिर भी उसके भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इस कैटेगरी में आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। चलिए अब हम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में काम कर रहे हैं विद अ वैलिड वर्क परमिट तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास जॉब ऑफर है फ्रॉम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड विच इज़ रिलेटेड टू योर एजुकेशन, जिस एजुकेशन में आपने पढ़ाई की है उस रिलेटेड आपके पास जॉब ऑफर है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा है इन PEI या आउटसाइड कनाडा। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में हैं या फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में नहीं भी हैं, आउटसाइड कनाडा में अपने होम कंट्री में हैं, तब भी अगर आपके पास वहाँ बैठे बैठे भी आपके पास जॉब ऑफर है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से, वहाँ के एम्प्लॉयर से, तब भी आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपके पास एटलीस्ट अगर 1 ईयर का कंटिन्यूस फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, उसके भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस कैटेगरी में आपको जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं 15 पॉइंट्स। बट इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए आपके पास प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से जॉब ऑफर होना मैंडेटरी है, वहाँ के एम्प्लॉयर से आपके पास जॉब ऑफर होना मैंडेटरी है। गाइस एम्प्लॉयमेंट पॉइंट रिलेटेड मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर एम्प्लॉयर चाहे और वो ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को इन्फॉर्म कर दे कि आपको इस पोजीशन के लिए आइल्स के टेस्ट देने की जरूरत नहीं है तो उस केस में भी आपको पूरे 20 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लैंग्वेज एबिलिटी के नीचे लिखा है एम्प्लॉयर साइंड PEIW-02 वर्कफोर्स जॉब ऑफर फॉर्म। ये फॉर्म के बारे में मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अगर एम्प्लॉयर ने आपके ये फॉर्म को साइन कर दिया तो उस केस में आपको आइल्स के टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है और आपको फुल 20 पॉइंट्स इसके मिलते हैं। मैं वो आपको फॉर्म अभी दिखा भी देता हूँ। सो गाइज दिस इज द एम्प्लॉयर जॉब ऑफर फॉर्म जो कि एम्प्लॉयर को ही फिल करके सबमिट करना होता है टू द ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो यहाँ पे बेसिकली वो आपकी डिटेल्स मांग रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपको कौन सी पोजीशन ऑफर की गई है, आपकी पोजीशन कब स्टार्ट हो रही है, फिर आप कहाँ पे जॉब करेंगे, वहाँ का एड्रेस, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन है कि उसका बिज़नेस का क्या नाम है, क्या कॉन्टैक्ट है, ईमेल, टेलीफोन, वेबसाइट, एड्रेस क्या है, बिज़नेस का हेड ऑफिस कहाँ है, अगर वो रजिस्ट्री बिज़नेस रजिस्टर्ड नंबर, बिज़नेस नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेंट के बारे में आपको कैसे पता चला। उसके अलावा ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो एम्प्लॉयर को अटैच करके देने हैं विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट टू द ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। उसके बाद उनको ये भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि इज़ दिस अ परमानेंट और फुल टाइम पोजीशन, और एक्चुअल में ये परमानेंट फुल टाइम पोजीशन होनी ज़रूरी है या फिर मिनिमम 2 इयर्स की पोजीशन तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे कितनी सैलरी वो ऑफर कर रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट्स एंड बोनसेज है, ये फॉर्म में सब फिल करके वो देंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पॉइंट नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड एंड पास्ड लैंग्वेज एग्जाम। दूसरे में लिखा है एम्प्लॉयर इज कंफर्टेबल विद द एम्प्लॉयज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश
टू परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद द जॉब पोजीशन बीइंग ऑफर्ड। यहीं पे एम्प्लॉयर जब फॉर्म यस क्लिक करके एम्प्लॉयर ये फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो उस केस में आपको फिर आइल्स की टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयर शेयर करेगा विद द ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन, लाइक इज द एप्लीकेंट करंटली वर्किंग फॉर यू, हाउ लॉन्ग वाज दिस पोजीशन वेकेंट, वाज दिस पोजीशन एडवर्टाइज्ड, वगैरह वगैरह, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो बस मैं यही आपको दिखाना चाहता था। तो इस फॉर्म के थ्रू आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर ये फॉर्म पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एम्प्लॉयर के पास वो पावर रहती है कि उसको वो इन्फॉर्म कर सके इमिग्रेशन ऑफिस को, और फिर आपका उस केस में आइल्स के टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम नजर मार लेते हैं कि जून 2023 से अब तक इस प्रोविंस के थ्रू कितने इन्विटेशंस गए हैं और कितने ड्रॉज हुए हैं। सो जून 2023 में करीब 212 लोगों को इनविटेशन मिला था। फिर जुलाई में 106 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए गए थे। अगस्त में 222 इनविटेशंस, सितंबर में 157 इनविटेशंस, अक्टूबर में 124 इनविटेशंस, नवंबर में 252 इनविटेशंस एंड दिसंबर में 29 इनविटेशंस। और जो एवरेज मिनिमम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कोर रहा है वो है क्लोज टू 55, विच इज़ नॉट दैट हाई टू बी वेरी फ्रैंक। अगर हम थोड़े लास्ट ड्रॉज की तरफ देखेंगे तो उससे हमें ये नॉलेज मिलती है, उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्विटेशंस इशू किए गए हैं वो उन लोगों को किए गए हैं जिनके ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड होटल अकोमोडेशन सेक्टर्स। देखिए इससे हमें यह समझ आती है कि एज ऑफ नाउ कुछ टाइम से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो इन ऑक्यूपेशंस में है। बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपका प्रोफेशन कोई और है तो आपको इनविटेशन नहीं आ सकता, क्योंकि इस प्रोग्राम के हिसाब से सब नॉक कोड्स एंड सब ऑक्यूपेशंस एलिजिबल है। अब जब मैं ऑल नॉक कोड्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि जो भी प्रोफेशंस टीयर कैटेगरी 0, 1, 2 या फिर 3 में आते हैं, आई रिपीट टीयर 0, 1, 2 या फिर 3 में आते हैं, वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस जो टीयर कैटेगरी 4 में आते हैं या 5 में आते हैं वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। बट देयर इज अनदर प्रोग्राम फॉर यू गाइस फॉर ऑल टीयर कैटेगरी 4 एंड 5, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में आगे, क्योंकि इस प्रोग्राम रिलेटेड और जो भी मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, चाहे उस एप्लीकेशन रिलेटेड हो या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रिलेटेड हो, वो एग्जैक्टली सेम है। तो चाहे आपका प्रोग्राम दूसरा होगा बट आपकी लर्निंग रिलेटिव एप्लीकेशन एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो इसलिए आप वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोग्राम आपके लिए भी एप्लीकेबल है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको आप कह लें एम्प्लॉयर्स की तरफ से आपके लिए। ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? ताकि आप फ्रॉड से बचे रहें। मार्केट में आपको पता है बहुत फ्रॉड भी हो रहा है, उससे बचने के लिए एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपका जानना भी बहुत जरूरी है। पहला तो ये दैट द एम्प्लॉयर हैज टू ऑफर यू अ जॉब फॉर 2 years। या तो आपको वो 2 years के लिए मिनिमम जॉब ऑफर करे या उस जॉब ऑफर में लिखा हो परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब का मतलब ये है जब किसी ऑफर लेटर में कोई एंड डेट नहीं लिखी होती तो उसको हम कहते हैं परमानेंट जॉब। तो या तो वो लिखे 2 years की जॉब है मिनिमम, या फिर परमानेंट जॉब लिखे, मतलब कोई एंड डेट ना मेंशन करें। दूसरा पॉइंट, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको और आपकी फैमिली को सेटलमेंट सर्विसेज दे इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। पहला तो यह कि हमने जो अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया है उसको आपको मीट करना है। दूसरा, आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है ऑनलाइन ऑन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड वेबसाइट ओनली, और वहां से आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना है बाय सबमिटिंग योर प्रोफाइल। अब जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे आपको और बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पीएनपी प्रोग्राम रिलेटेड ही लिस्ट है। उसमें आपको स्पेसिफिकली स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम को ही चूज करना है, किसी और को गलती से मत करिएगा। अनलेस एंड अनटिल आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो अलग बात है, बट जब आप ये चूज कर रहे हैं इस कैटेगरी के लिए तो वहां पे आपको ये चूज करना बहुत जरूरी है ताकि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को पता चल जाए कि आपकी एप्लीकेशन किस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट करनी है। अब स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में आप लोगों की तरह ही बहुत सारे और भी पूल ऑफ कैंडिडेट्स होंगे और उसी पूल ऑफ कैंडिडेट से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करेगा और उनको इन्विटेशन टू अप्लाई भेजेगा। अब तीसरे स्टेप में जब आपको इन्विटेशन आ गया उसके बाद आपको एक ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा विद योर फाइल नंबर एंड अ वर्कफोर्स एप्लीकेशन फॉर्म।
ये एक लिंक होगा वर्कफोर्स एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपके पास आएगा, और फिर आपके पास 60 डेज होंगे टू कंप्लीट दैट वर्कफोर्स एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट। स्टेप 4 में आपको ये वर्कफोर्स एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली ही सबमिट करना है। उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं, बट वहां पे बताया जाएगा आपको कि एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी उनको चाहिए जो आपको सबमिट करने हैं। और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करनी है जो कि है $300 स्टेप 5 में जब आपने फीस पेमेंट कर दी, $300 आपने पे कर दिया, विद इन 2 बिजनेस डेज आपको एक और लिंक आएगा जिसमें आपको रिमेनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो रह गए हैं वो आपको अपलोड करके सबमिट करने हैं। बट याद रखिए, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही होने चाहिए और एक ही फाइल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 पीडीएफ अटैच हैं, एक ही पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब इस दौरान थ्रू योर एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस आप कभी भी अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपने स्टेटस के बारे में देख सकते हैं कि कोई अपडेट आया कि नहीं आया। यू कैन एनी टाइम लॉग इन एंड फिगर इट आउट कि आप किस स्टेज पे पहुंचे। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपकी फाइल में कोई भी चेंजेस हैं, एग्जाम्पल आपने दोबारा आईएल्टीएस दे दिया, आपके बेटर पॉइंट्स आ गए, या आपको कोई नया एक्सपीरियंस लेटर मिला है, या आपके कोई भी और डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आए हैं, या पासपोर्ट आपने नया बनवाया है, कुछ भी हो, वो आपको साथ ही साथ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को अपडेट करना पड़ेगा। अब अगर आपकी फाइल सिलेक्ट हो जाती है फॉर नॉमिनेशन बाय प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, फिर आपको पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए 3 महीने का टाइम मिलता है। विद इन 3 months यू हैव टू अप्लाई फॉर योर पीआर। और आप जब भी पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब आप उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसका प्रोसेस कर रहे हैं, आपको उसके साथ साथ अपना जो नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है वो भी सबमिट करना है। अब ये प्रोविंशियल नॉमिनी रिलेटेड जो पीआर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन टाइप करेंगे IMMP7000, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है टू अप्लाई फॉर योर पीआर आफ्टर यू रिसीव्ड योर नॉमिनेशन सर्टिफिकेट, जो भी प्रोसेस है वो आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। अब आपकी पीआर की एप्लीकेशन अप्रूव होने में आईआरसीसी हो सकता है 1 साल तक ले ले, बट आपको 1 साल क्यों वेट करना है? आपके पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर है, तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आप जब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके विद इन 1.5 to 2 months वर्क वीजा लग जाएगा। तो उस केस में क्या है, आप जल्द से जल्द प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाके अपना वर्क का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। पीआर का काम पीछे से होता रहेगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इन अ मीनवाइल यू एंड योर फैमिली विल बी एबल टू सेटल इन दैट कम्युनिटी। सबसे बड़ी बात है, इस प्रोसेस में आपको एलएमआईए की जरूरत ही नहीं है। मगर एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं थ्रू आईआरसीसी, क्योंकि ये प्रोसेस थ्रू आईआरसीसी ही होगा, तो आपको एक वर्क परमिट सपोर्ट लेटर मिलेगा, वो आपको अटैच करना है, वो आईआरसीसी को इन्फॉर्म करना है। बिकॉज अदरवाइज अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको एलएमआईए के थ्रू ही वर्क परमिट मिलता है, बट दिस वर्क परमिट सपोर्ट लेटर अगर आपके पास है देन यू डोंट नीड एलएमआईए। तो ये मेक श्योर करिए आपके पास हो, और ये आपको प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से ही मिलेगा या फिर एम्प्लॉयर आपको देगा। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसी गलती लोग कर चुके हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जब तक आपके हाथ में पीआर नहीं आ जाती, जब तक आपकी पीआर नहीं लग जाती, आपके हाथ में पीआर कार्ड नहीं आ जाता, आप जॉब चेंज नहीं करेंगे। आप उसी एम्प्लॉयर के साथ, जिस एम्प्लॉयर के थ्रू आपका पीएनपी लग रहा है, जिस एम्प्लॉयर के थ्रू आपका वर्क परमिट लग रहा है, आप उस एम्प्लॉयर को नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो इश्यूज आ जाएंगे, तो हो सकता है आपकी पीएनपी प्रोसेस कैंसिल भी हो जाए। तो ये चीज को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। नाउ फॉर टीयर कैटेगरी 4 and 5 देयर इज अ प्रोग्राम बाय द नेम क्रिटिकल वर्कर्स स्ट्रीम। वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर ही एक प्रोग्राम है जो कि स्पेसिफिकली कैटेगरी टीयर 4 and 5 के लिए है। इसमें आपके टीयर 0, 1, 2 and 3 एप्लीकेबल नहीं है, बट to be eligible for this program you need at least 6 months of experience in Prince Edward Island. Well guys, that would be all. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट। जिन्हीं भी लोगों ने अभी तक इस चैनल के नोटिफिकेशन बटन को नहीं दबाया, प्लीज गो अहेड एंड डू इट एज वेल। उसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, and I'll try to make a video on the same as well. Thank you so much for watching this video and I'll see you in the very next. Good night, take care, bye bye.